मैं डॉक्टर विनय सिंह यादव, एसोसिएट प्रोफेसर, राजकीय महाविद्यालय बहरोड अलवर, फिर से आपका इस कक्षा में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आपने पूर्व कक्षा में पढ़ा, प्लेटो का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है दार्शनिक राजा का सिद्धांत। इस दार्शनिक राजा के सिद्धांत में हमने पढ़ा कि दार्शनिक राजा कौन है, तात्कालिक परिस्थितियाँ किस प्रकार की थी, उस दार्शनिक राजा में कौन कौन से गुण, क्वालिटी होनी चाहिए, अर्थात वो ज्ञान का प्रेमी हो, सत्य का प्रेमी हो, तीक्ष्ण स्मरण शक्ति वाला हो, न्याय का प्रेमी हो, साहसी हो, सज्जनता, भद्रता और लोकप्रियता उसमें हो। इसके साथ प्लेटो कुछ आधारभूत मान्यताओं के बारे में विश्लेषण करते हैं कि उसकी कुछ बुनियादी मान्यताएं हैं, जैसे शासन करने की योग्यता का एकमात्र आधार ज्ञान है, एक आदर्श राज्य कुलीन तंत्र में ही हो सकता है, और शासकों तथा राज्य के हित में सर्वथा एक रूप होने चाहिए, शासकों के ऊपर कानूनों का कोई प्रतिबंध नहीं है। यद्यपि प्लेटो इस दार्शनिक शासक के प्रति कानून का कोई प्रतिबंध नहीं रखता, क्योंकि उसके पीछे एक तार्किक कारण है कि वो दार्शनिक शासक परम सत्य के दृष्टा, परम तत्व के ज्ञाता हैं, निरपेक्ष ज्ञान से संपन्न हैं। तो ऐसे परम ज्ञानी के ऊपर कानून का प्रतिबंध भला हो भी कैसे सकता है। लेकिन प्लेटो इसके बावजूद 4 बंधन दार्शनिक शासक के ऊपर लगाते हैं कि वहाँ राज्य में न तो निर्धनता हो, न विलासिता की स्थिति हो, राज्य ना बड़ा हो ना छोटा हो, यानी आत्मनिर्भर राज्य हो, राज्य में न्याय व्यवस्था हो, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति स्वधर्म का पालन निर्बाध रूप से कर सके, और एक बंधन ये है कि शिक्षण पद्धति में कोई आमूलचूल परिवर्तन नहीं हो। तो इन कुछ बंधनों के अलावा कानूनी प्रतिबंध प्लेटो अपने दार्शनिक शासक पर नहीं लगाते हैं। ये दार्शनिक शासक के सिद्धांत की आलोचनाएं करते हैं, और उसमें कुछ प्रमुख आलोचनाएं हैं, जैसे इतिहास में उदाहरण रहित है, अव्यावहारिक योजना है, शासन के लिए केवल दर्शन का ज्ञान होना आवश्यक नहीं है, निरंकुश शासन है, दार्शनिक शासन के लिए अयोग्य होते हैं, अप्रजातांत्रिक है, और व्यक्तित्व के विकास के लिए ये घातक है। तो पहली जो उनकी कटु आलोचना की गई है जिस बिंदु पे, वो ये है इतिहास में उदाहरण रहित है, अर्थात प्लेटो ने अपने आदर्श राज्य में जिस दार्शनिक राजा की कल्पना की है, इस तरह के शासन का उदाहरण इतिहास से प्राप्त नहीं होता। वह स्वयं सिराक्यूज के निरंकुश शासक डियोनोसियस को दार्शनिक राजा नहीं बना सका था। अतः ये उसकी कोरी कल्पना है, इसका अस्तित्व केवल आदर्श जगत में है, व्यावहारिकता से इसका कोई संबंध नहीं है। दूसरी आलोचना है अव्यावहारिक योजना। आलोचकों का ये भी कथन है कि प्लेटो का दार्शनिक राजा का शासन एक अव्यावहारिक योजना है। कैसे? दर्शन
तथा लौकिक व्यवहार का पूरा ज्ञान रखने वाले एवं सांसारिक विषयों में अनुराग न रखने वाले दार्शनिक दुर्लभ होते हैं। दार्शनिक तत्व चिंतन में लीन होने के कारण लोक व्यवहार शून्य तथा सांसारिक विषयों से विरक्त रहता है। ऐसी स्थिति में उसे व्यवहारिक जगत में शासन चलाने की आशा रखना नितांत भ्रामक होगा, क्योंकि दूसरी बात ये है कि ये स्वयं प्लेटो के जीवन में जो उनकी ये आदर्श योजना थी वो यथार्थ के धरातल पर क्रियान्वित नहीं हो पाई थी। एक और आलोचना उनकी होती है कि शासन के लिए केवल दर्शन का ज्ञान आवश्यक नहीं है। क्यों? आलोचकों का ये कहना है कि दार्शनिक राजा गणित, ज्यामिति, नक्षत्र विद्या, द्वंद्वात्मकता, तर्कशास्त्र तथा दर्शन का प्रकांड ज्ञाता होता है, लेकिन ये स्पष्ट है कि शासन के लिए केवल दर्शन का ज्ञान अपेक्षित नहीं है, बल्कि उसके अतिरिक्त उसे मनोविज्ञान, कानून, सैनिक विद्या, राजनीति विज्ञान, इतिहास, अर्थशास्त्र इत्यादि के विषयों का ज्ञान भी आवश्यक है। बिना इन शास्त्रों के ज्ञान के वह शासन नहीं चला सकता। वह प्लेटो के आदर्श राज्य में भले ही सफल हो जाए, किंतु व्यवहारिक जगत में उसको सफलता नहीं मिल सकती। एक उनकी आलोचना है कि जो सिद्धांत उन्होंने दिया है उससे निरंकुश शासन की स्थापना हो सकती है, क्योंकि प्लेटो के दार्शनिक राजा को शासन का अमर्यादित अधिकार दिया है प्लेटो ने। यद्यपि शासन पर उन्होंने 4 बंधन लगाए हैं, लेकिन वो बंधन उसकी स्वतंत्रता को रोकने के लिए पर्याप्त नहीं है। लॉर्ड एक्टन के कथन को हम उद्धृत कर सकते हैं कि शक्ति मनुष्य को भ्रष्ट करती है और पूर्ण निरंकुश सत्ता उसे पूर्ण रूप से भ्रष्ट कर देती है। पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। कौटिल्य ने भी इस संदर्भ में लिखा है कि शक्ति मन को दूषित करती है। सत्ता से भय का उत्पन्न होना स्वाभाविक है और दार्शनिक राजा निरंकुश रूप में शासन कार्य करेगा तो ये निरंकुशता की स्थिति पैदा हो जाएगी। एक आलोचना है दार्शनिक शासन करने के लिए अयोग्य होते हैं। ये एक अनुभव सिद्ध तथ्य है कि तत्व ज्ञान को प्राप्त करने वाले व्यक्ति प्राय जीवन की कठोर यथार्थताओं से दूर हट जाते हैं और ऐसे व्यक्ति में कभी कभी ऐसी प्रवृत्तियां भी उत्पन्न हो जाती हैं जो दूसरे लोगों को सनक या प्रमाद ही दिखाई देती हैं। जोवेट नाम का एक विद्वान है, उनके कथन को हम उद्धृत कर सकते हैं। वो लिखते हैं जोवेट कि दार्शनिक राजा या तो भविष्य में बहुत आगे की तरफ देखने वाला होता है या अतीत में बहुत पीछे की ओर देखता है और वर्तमान के कार्यकलापों और घटनाओं को देखने में वो असमर्थ होता है। शासन का भार तो ऐसे व्यक्तियों को वहन करना चाहिए जो जीवन के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक ठोस समस्याओं को समझते हों और उसका निराकरण करने की योग्यता रखते हों।
एक योग्य शासन के लिए परम सत्य का ज्ञान उतना अपेक्षित नहीं है जितना उत्पादन, वितरण, सुरक्षा इत्यादि की ठोस समस्याओं का ज्ञान होना आवश्यक है। एक आलोचना इस सिद्धांत की जाती है कि ये अप्रजातांत्रिक है, यानी इसमें जनतंत्र का निषेध किया गया है। प्लेटो ने अपने आदर्श राज्य में समाज के जो दो वर्ग हैं, उत्पादक वर्ग और सैनिक वर्ग, उसको शासन की सर्वोच्च सत्ता से स्थायी रूप से वो वंचित कर देता है और शासन सत्ता के ऊपर कुछ मुट्ठी भर प्रज्ञावान दार्शनिकों का एकाधिकार स्थापित करके वो लोकतंत्रवाद का खुल्लम खुला निषेध कर देता है। उसने अधिकतर नागरिकों को राजनीतिक सत्ता से सर्वथा वंचित कर दिया है। जनतंत्र के प्रति उसके इस घोर अविश्वास का मुख्य कारण ये था कि एथेंस के लोकतंत्र ने उसके गुरु सुकरात को विष का प्याला पिलाया था, किंतु उसका ये बात कदाचित भूल गया, प्लेटो ये बात भूल गया कि एक लोकतंत्र ही सुकरात सरीखे स्वतंत्र विचारक को उसकी 70 वर्ष की अवस्था तक सहन कर सका। यदि वह दार्शनिक राजाओं के राज्य में होता तो विष का प्याला उसको कदाचित बहुत पहले पिला दिया गया होता। और एक आलोचना उनकी की जाती है कि व्यक्तित्व के विकास के लिए ये घातक है। प्लेटो ने शासकों, सैनिकों को व्यक्तिगत संपत्ति, पारिवारिक सुख से वंचित रख दिया और उत्पादक वर्ग और सैनिक वर्ग को शासन सत्ता से वंचित कर दिया। इस प्रकार सभी के व्यक्तित्व के विकास को वो अवरुद्ध कर देता है और यह व्यवस्था मनोविज्ञान के जो सामान्य सिद्धांत हैं उसके सर्वथा प्रतिकूल है। मानव अपने व्यक्तित्व के सुंदरतम रूप को तभी प्राप्त कर सकता है जब उसका सर्वतोमुखी विकास हो, उसके विविध तत्वों का यथेष्ट प्रस्फुटन हो। प्लेटो ने कार्यों के विशेषीकरण के सिद्धांत को एक्सट्रीम पे पहुंचा दिया, अति तक पहुंचा दिया और वहां पहुंचकर वह केवल कार्यकुशलता का सिद्धांत नहीं रह गया बल्कि मनुष्य के पूर्ण व्यक्तित्व के विकास के लिए भी घातक बन गया। तो इस प्रकार प्लेटो की ये उपयुक्त आलोचनाएं की जाती हैं। निष्कर्ष तौर पर हम यही कह सकते हैं कि जो आलोचनाएं हमने की हैं उससे हमको इस परिणाम पर नहीं पहुंचना चाहिए कि ये सर्वथा निरर्थक और सारहीन सिद्धांत है और इस आदर्श को वसुंधरा पर साकार नहीं किया जा सकता। ये तो स्वयं प्लेटो ने भी स्वीकार किया है, लेकिन उनके इस स्वप्न में एक महान सत्य छिपा हुआ है। वह ये है कि शासन सत्ता केवल प्रज्ञावान, विवेकशील, निस्वार्थ व्यक्तियों के हाथों में होनी चाहिए। मूर्खों, अज्ञानियों, मिथ्याचारी, वाग्वीरों और निकट आत्मसेवियों के हाथों में शासन सत्ता आ जाने से भयावह परिणाम हम स्वयं अपनी आँखों से देख रहे हैं। अतः ज्ञान राजनीतिक सत्ता का सम्मिश्रण एकदम आवश्यक है, अत्यंत वांछनीय है। हाँ, एक ज्ञानवान शासक को पूर्णतः निरंकुश बना दिया जाना ये सर्वथा अनावश्यक और एकदम अवांछनीय तत्व है। धन्यवाद।